अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं वॉइस विरसा। आप सबको इस प्रोग्राम के अंदर बहुत बहुत खुशामदीद। इस प्रोग्राम के अंदर हम जाते हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद मुख्तलिफ आसार कदीमा वाली साइट्स पर या ऐसी साइट्स पर जिनकी कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होती है, और उन साइट्स के ऊपर जाके हम उनकी कहानी आपके साथ शेयर करते हैं और उन साइट्स से मुतल्लिक और मुंसलिक जो शख्सियात होती हैं उनकी ज़िंदगी कहानी भी आपके साथ शेयर करते हैं। आज हम पहुँचे हैं लाहौर के इलाके बेगमपुरा के अंदर मौजूद इस मकबरे पे जिसका नाम है बुद्धू का आवा। इसके बारे में बहुत सारी रवायात मशहूर हैं। एक सबसे मशहूर रवायत के मुताबिक ये मकबरा एक समाध है, यानी कि एक समाधि है जहाँ पे एक सिख इंसान बुद्धू की समाधि मौजूद है। एक और रवायत के मुताबिक यहाँ पर नवाब नुसरत खान की बीवी, जो कि मुगलिया दौर के ही एक शख्सियत है, उनकी बीवी की कब्र यहाँ पे मौजूद है। और एक और रवायत के मुताबिक हज़रत मियाँ मीर के एक मुरीद की कब्र यहाँ पर मौजूद है। तो आइए जानते हैं कि मकबरा असल में किसका है और क्यों इसके साथ इतनी सारी मुख्तलिफ रवायात जुड़ी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड। तो इससे पहले कि हम इन तमाम कहानियों की डिटेल्स के अंदर जाएं, एक दफ़ा मैं आपको इन तमाम कहानियों का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं और ये भी बता देता हूं कि बुद्धू कौन था जिसके नाम से मकबरा असल में मशहूर है। तो एक रवायत के मुताबिक दौरे शाहजहानी के अंदर एक ईंटें बनाने वाला कारोबारी आदमी था जिसका नाम था बुद्धू। इसके बाप का नाम था सिद्धू, जो दौरे जहांगीरी के अंदर ईंटें बनाता था लाहौर के इलाके में। इस कहानी के ऊपर भी हम अभी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बुद्धू के साथ क्यों एसोसिएटेड है ये इमारत। जितनी भी रवायात हैं, जितनी भी कहानियाँ हैं, 2 या 3, इन सब के अंदर जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो बुद्धू ही है। और कहा जाता है कि इसी जगह के ऊपर जो है वो बुद्धू का ईंटें बनाने वाला भट्टा मौजूद था। और इसी तरह ये जो जगह है इसके ऊपर जो मकबरा मौजूद है वो हर कहानी के अंदर बुद्धू के नाम के साथ ज़रूर एसोसिएटेड है। चाहे उसके अंदर फिर रवायात मुख्तलिफों के मकबरा है या समाध है या बुद्धू की समाध मौजूद है या किसी और का या मकबरा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हर कहानी के अंदर सेंट्रल कैरेक्टर बुद्धू ही है। इसके अलावा जो है एक और रवायत ये भी है कि एक हज़रत मियाँ मीर का मुरीद था जिसका नाम था अब्दुल हक। वो एक दिन रात में यहाँ पे आया तो बुद्धू ने इनकार कर दिया उसको अपने भट्टे के अंदर बैठने से, क्योंकि उन दिनों बड़ी सर्दियों की रात थी और नहायत सर्दी थी उस रात को। तो भट्टे के अंदर जैसे गर्मी होती है तो उसने मना कर दिया उस मुरीद को यहाँ पे बैठने से। तो उस मुरीद ने उसको बद्दुआ दी और फिर कई सालों बाद उस मुरीद का इंतकाल भी हो गया और फिर जो है यहीं पर जो है उसकी कब्र बनवाई गई एक और रवायत के मुताबिक। और वो कब्र जो है अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के लिए बुद्धू ने बनवाई थी। इसके अलावा जो तीसरी रवायत है वो ये है कि मुगलिया दौर की एक शख्सियत नवाब नुसरत खान की अहलिया की कब्र मौजूद है यहाँ पे। अभी हम इस मकबरे के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर अलामाती तौर पर जो है वो 2 कब्रें बनाई गई है। अब हम देखते हैं कि उन 2 कब्रों के साथ कौन सी पर्सनैलिटी असल में एसोसिएटेड है, कौन सी रवायात जो है वो ज़्यादा मुस्तनद हैं और कौन सी रवायात जो है वो वक्त के साथ साथ इस इमारत के साथ जुड़ गई हैं। तो आइए इस बारे में बात कर लेते हैं इस एपिसोड के अंदर। तो जी बुद्धू की कहानी नहायत ही इंटरेस्टिंग है और नहायत ही उतार चढ़ाव से भरपूर है। अगर हम देखें कि बुद्धू की ज़िंदगी किस दौर के अंदर गुजर रही थी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि दौरे शाहजहानी की बात है जब बुद्धू यहाँ पर ईंटें बनाया करता था। उससे पहले उसके वालिद साहब जिनका नाम सिद्धू बताया जाता है तारीखी सोर्सेज में, वो यहाँ पर ईंटें बनाया करते थे। अब अगर हम सबसे पहले जो है वो सिख रवायात को या जो सिख राइटर्स और सिख हिस्टोरियंस ने या जो सिख ट्रेडिशंस के अंदर जो रवायात आ रही हैं इस बिल्डिंग से मुतल्लिक, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी कहानी दौरे शाहजहानी में ही शुरू होती है। कहा जाता है कि जो बुद्धू था वो गुरु अर्जन देव जी का बहुत बड़ा भक्त था और जब वो यहाँ लाहौर में आए तो वो बड़ी बाकायदगी से उनके पास जाया करता था और उनकी बातें सुना करता था। चूना मंडी के अंदर उनकी दरगाह या उनकी एक धर्मशाला थी जहाँ पर वो अपना बयान किया करते थे और अपनी बातें बताया करते थे। तो बुद्धू अक्सर वहाँ पर जाया करता था, लेकिन मसला ये था कि बुद्धू का कारोबार इतना अच्छा नहीं चल रहा था। तो उसने उनसे कहा कि आप मुझे कोई तरीका बताइए कि किसी तरह से जो है वो मेरा कारोबार जो है वो अच्छी तरीके से चलना शुरू हो जाए। तो गुरु अर्जन देव जी ने उसको कहा कि तुम जब भी अपना काम शुरू करने लगो या जब भी तुम कोई ऑर्डर लो या जब भी तुम ईंटें बनाने लगो तो उससे पहले गरीब लोगों को लंगर खिलवाओ और उनकी दुआएं लो और दुआ करवाओ, अरदास करवाओ वो अपना काम शुरू करवाने से पहले, तो तुम्हारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बुद्धू ने सुना तो बुद्धू ने इस पर अमल करने की कोशिश भी की
तो अगली दफ़ा जब बुद्धू ने अपना जो भट्टा था वो जलाया और उसके अंदर ईंटें डाली, तो उससे पहले उसने बहुत सारे गरीब लोगों को इसी इलाके पे, यहाँ पर उसका भट्टा हुआ करता था उन रवायात के मुताबिक, तो यहाँ पर उसने बहुत सारे गरीब लोगों को बुलाया और उन लोगों को खाना खिलवाया। अब हुआ कुछ यूँ कि एक जो था आदमी वो बड़ी लेट आया और लेट आने की वजह से जो है वो उसको अंदर मजमे में आने की जगह नहीं मिली, तो वो बाहर ही खड़ा रहा और उसको खाना नहीं दिया। बुद्धू ने उसको खाना देने से मना कर दिया कि अब लंगर ख़त्म हो चुका है। तो उस बंदे ने बड़ा बुरा माना इस बात को। तो जब बुद्धू ने बाकी सारे लोगों से नारा लगवाया कि हमारी जो ईंटें हैं, मेरी जो ईंटें हैं वो बड़ी अच्छी बने और उनकी क्वालिटी अच्छी निकले, तो उस बंदे ने जो है वो ये बद्दुआ दी उसको बाहर खड़े होके कि जा तेरियां सारियां ईंटें कच्चियां रह जान या अद्धियां कच्चियां रह जान, यानी कि आधी कच्ची रह जाए तुम्हारी ईंटें। उसने उसको बद्दुआ दी। तो बुद्धू ये सुन के बड़ा परेशान हो गया क्योंकि उसको लगा कि हो सकता है ये बद्दुआ उसको लग जाए। तो वो वापस गुरु अर्जन देव जी के पास गया और उसने उनसे जाके कहा कि ये तो उसने मुझे बद्दुआ दे दी, अब मैं क्या करूं। तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि मैं इसका तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने एक ऐसे शख्स की बद्दुआ ली है जो कि गरीब था, सताया हुआ था, और दिल से निकली हुई बद्दुआ जो है वो लगती है, तो इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी ईंटें आधी कच्ची ही रहेंगी, लेकिन मैं तुम्हें ये दुआ दे सकता हूँ या तुम्हारे लिए इस बात की दुआ कर सकता हूँ रब से कि तुम्हारा कारोबार अच्छा चले। तो खुदा की करनी ऐसी हुई कि जब उसने ईंटें अपनी बना ली तो वो ईंटें कच्ची निकली आधी और वो फिर बड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसको इतना भरोसा था कि गुरु अर्जन देव जी ने उसको कहा है कि उसकी ईंटें जो हैं वो ठीक तरीके से बिक जाएंगी, तो वो मायूस नहीं हुआ। और हुआ भी कुछ यूँ ही कि उस साल बहुत ज़्यादा शदीद बारिशें हुई और ईंटों की बहुत ज़्यादा डिमांड आई, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होना था या मरम्मत का काम वहाँ पे होना था, तो उसकी आधी पकी हुई ईंटों की भी डिमांड आ गई और इस तरह बुद्धू की आधी पकी हुई ईंटें भी बिल आखिर बिक गई। एक साइड पर जिसको बद्दुआ दी गई थी उसको वो भी पूरी हो गई और उसको जो दुआ मिली थी गुरु अर्जन देव जी से वो भी पूरी हो गई। हो सकता है इस टाइम पर आप ये सोच रहे हो कि एक ईंटें बनाने वाला शख्स उसका इतना बड़ा मकबरा बनवाने की क्या ज़रूरत थी और क्या ईंटें बनाने वाले उस ज़माने के अंदर बहुत मोतबर समझे जाते थे। तो इसकी भी कहानी, इसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या रहा था। तो बात यह है कि दौरे अकबरी के अंदर या शहनशाह अकबर के दौर के अंदर मुगलिया कैपिटल कुछ ज़माने के लिए जो है वो लाहौर शिफ्ट किया गया था मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से या मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजंस की वजह से। तो उन्होंने, अकबर ने अपना कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर लिया था फतेहपुर सिकरी से यहाँ लाहौर में। रीज़न ये था कि उस ज़माने में अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया वाली साइड से काफ़ी ज़्यादा हमले हो रहे थे हिंदुस्तान के ऊपर, तो उनको रोकने के लिए और उनसे डील करने के लिए शहनशाह अकबर ने जो है अपना कैपिटल लाहौर शिफ्ट कर लिया ताकि वो यहाँ से बैठकर अपनी फ़ौजों को सही तरीके से कमांड कर सकें और यहाँ से एक सेंट्रल यूनिट बना सकें जो कि बॉर्डरिंग एरियाज़ के अंदर जो भी हमले हो रहे हैं, जो स्क्रमिशेस हो रही हैं, उनसे डील कर सकें। तो इसके आफ्टर मैच के अंदर लाहौर एक नहायत अहम शहर के तौर पर उभरा। ये बात है तकरीबन 16वीं सदी के आखिरी कुछ सालों की, और बहुत सारे उमरा जो हैं मुग़ल सल्तनत के या मुगलिया दौर के, या उसके अलावा बहुत से वो लोग जो दीगर इलाकों से उस ज़माने में हिंदुस्तान आ रहे थे वो यहीं लाहौर में आके बसते। तो लाहौर शहर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस ज़माने के अंदर। और जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर जिस शहर में बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता है, वहाँ पर जैसे आज के दौर पर भी आप देखते हैं बहुत सारी मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ नई स्कीम्स बनती हैं ताकि हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स भी पूरी की जा सकें। और उसके अलावा जो है वो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी शुरू होते हैं, जैसे कि आप पूरे लाहौर के अंदर फिर सकते हैं। जहांगीर के दौर में भी, शाहजहां के दौर में भी और औरंगज़ेब के दौर में भी लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी। तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मटीरियल होता है वो होता है ईंटें। तो ईंटों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और इसी डिमांड के चलते हुए जहांगीर के दौर में, शहनशाह जहांगीर के दौर में बुद्धू के वालिद साहब सिद्धू ने ईंटों का कारोबार शुरू किया था और इसी इलाके के अंदर उन्होंने एक ईंटों का भट्टा बनवाया था। और सिद्धू की वफ़ात के बाद ये भट्टा जो है वो बुद्धू के हाथ चला गया और फिर बुद्धू के हाथ में ये पूरा कारोबार आ गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी पहले एक कहानी बताई है कि वो बड़ा परेशान रहा करता था कि उसका कारोबार नहीं चलता था। उसका मसला ये था कि वो जब भी भट्टे में ईंटें बनवाता था या पकाता था तो वो ईंटें आधी कच्ची रह जाती थी। तो इससे ही वो बददुआ निकली थी जो उस गरीब ने उसको दी थी कि जा तेरियां इतना आधियाँ कच्चियाँ रह जाए।
तो कहने का मतलब ये है कि ये एक उसका प्रॉब्लम था, ये उसका एक मसला था बुद्धू का, कि वो जब भी ईंटें पकाता था उसकी आधी ईंटें कच्ची रह जाती थी या ईंट आधी कच्ची रह जाती थी जो भी पकती थी। तो इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं या समझ सकते हैं वो बैकग्राउंड कि जिसके अंदर एक ईंटें बनाने वाला शख्स या ईंटों का कारोबार करने वाला शख्स इस कदर अहम था कि उसका जो है वो इतना बड़ा मकबरा तामीर करवाया गया। अब जिस बिल्डिंग के बाहर हम खड़े हैं वो बहुत छोटी सी बिल्डिंग लगती है और लगता है कि ये बिल्कुल ही कोई साइड लाइन किस्म की इमारत है, लेकिन एक ज़माने में ये बहुत बड़ी इमारत हुआ करती थी। अगर आप मेरे पीछे यहाँ पर देखें तो आपको नज़र आ रहे होंगे आसार कि ये बिल्डिंग जितनी आज है इससे बहुत बड़ी थी या एटलीस्ट इससे ज़्यादा बड़ी थी। और ये बिल्डिंग काफ़ी आगे की तरफ आती थी जो कि अब तुड़वा दी गई है और उसके सिर्फ ये कुछ आसार बाकी रह गए ऊपर। तो ये समझना ज़रूरी था बुद्धू के मकबरे की कहानी समझने के लिए कि बुद्धू क्यों इम्पोर्टेंट था और बुद्धू जो काम कर रहा था वो इतना ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट था। अच्छा जी, तो अब हम बुद्धू की कहानी एक बार दोबारा शुरू कर लेते हैं और इस बैकग्राउंड चेक के बाद एक बार दोबारा उस कहानी के ऊपर जाते हैं कि जहाँ पर बुद्धू की सारी ईंटें जो है वो बिक चुकी थी और बुद्धू को बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। बुद्धू काफ़ी खुश था उस टाइम पर, तो उसने इस बात को जाहिर करने के लिए कि वो गुरु अर्जन देव जी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसने इस इलाके के अंदर एक बहुत शानदार गुरुद्वारा तामीर करवाया था जो काफ़ी सालों तक, काफ़ी सदियों तक यहाँ पर मौजूद रहा। लेकिन फिर दौरे अंग्रेज़ के अंदर जो है उस इमारत को गिरवा दिया गया। अब इस तरह की हमें बहुत सारी और मिसालें भी मिलती हैं क्योंकि जब अंग्रेज़ दौर यहाँ पर आया था तो अंग्रेज़ों ने मुख्तलिफ़ किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बिछाना शुरू किया अपनी सल्तनत के लिए और इसलिए कि वो यहाँ से मुख्तलिफ़ सामान जो है वो पोर्ट सिटी तक भिजवा सकें और फिर वहाँ से यूरोप और इंग्लिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो एक्सपोर्ट कर सकें। तो यहाँ पर जो है इस इलाके में जहाँ मौजूद है बेगमपुरा या मुगलपुरा का इलाका, यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों ने रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने की लिए बहुत सारी इमारत जो है उनको गिरवाया था और जितनी भी यहाँ पर ज़मीन है वो मोस्टली रेलवे के अंडर थी उस टाइम के ऊपर। इसी तरह यहाँ पर जो मौजूद गुरुद्वारा था वो भी गिरवा दिया गया और यहाँ पर जो मौजूद ईंटों का भट्टा था वो भी गिरवा दिया गया था। हालांकि उसके बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं कि वो अंग्रेज़ के दौर में टूटा था या बाद में तोड़ा गया था, लेकिन कभी इम्कान इसका यही है कि वो भी अंग्रेज़ों के दौर में तोड़ा गया था। तो उससे पहले जो है ये गुरुद्वारा कई सालों तक जो है वो सतलानी के महंतों के ज़ेर कंट्रोल था। मुख्तलिफ जो अंग्रेज़ दौर में या उससे पहले भी मुख्तलिफ जो गुरुद्वारे हुआ करते थे वो महंतों के कंट्रोल में होते थे। तो महंत जो है वो उनकी एक तरह से समझ लें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टाइप के लोग होते थे जिनके अंडर सारे गुरुद्वारे आते थे। तो ये सतलानी के महंतों के अंदर था तो यहाँ पर गुरुद्वारा मौजूद था, लेकिन आज की तारीख में वो गुरुद्वारा यहाँ मौजूद नहीं है। एक ज़माने में ये मकबरा जो है इसके इर्द गिर्द बाग भी था और काफ़ी सारे बागात थे बल्कि, और जिस तरह कि हमने पहले बताया कि इस मकबरे की इमारत भी पहले काफ़ी बड़ी थी, अब काफ़ी छोटी रह गई है। और ये जो डिस्ट्रक्शन है ये मुख्तलिफ अदवार के अंदर हुई है। जब मुग़लों का बुरा टाइम चल रहा था यहाँ पर तो बहुत सारे जो बाद में रूलर्स आए उन्होंने इसकी केयर नहीं की और उस ज़माने में लोगों ने बहुत सारी इमारत जो है इस इमारत समेत और इसके गुरुद्वारे समेत और जो भी यहाँ पे चीज़ें मौजूद थी समेत उन इमारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। तो इसी तरह इस इमारत को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा। रही सही कसर जो है वो अंग्रेज़ों ने आगे पूरी कर दी और आज हमारे सामने एक बिल्कुल छोटी सी एक जगह है जहाँ पर ये मकबरा मौजूद है। अब एक यहाँ पर एक और बात भी हम थोड़ी सी जान लेते हैं कि इस जगह को आवा क्यों कहा जाता है या आवा जो लफ्ज़ है उसका क्या मतलब होता है। तो आवा जो लफ्ज़ है वो उस ज़माने में मुगलिया दौर में इस्तेमाल किया जाता था एक ऐसी जगह के लिए जहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं, यानी कि भट्टे को आवा कहा जाता था। तो ये जगह जो है वो इसी वजह से बुद्धू का आवा मशहूर है क्योंकि यहाँ पर बुद्धू का भट्टा मौजूद था। एक और रवायत के मुताबिक ये जितनी भी ज़मीन यहाँ पर इर्द गिर्द मौजूद है इसमें तकरीबन 3000 एकड़ जो ज़मीन थी वो बुद्धू के पास थी। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुद्धू का कारोबार किस हद तक चमक चुका था उस गुरु अर्जन देव की दुआ के बाद जो उन्होंने उसको दी थी। तो उसके बाद उसने यहाँ पर तकरीबन 3000 एकड़ की जो है वो ज़मीन अपने नाम कर ली थी। लेकिन उसी रवायत के मुताबिक क्योंकि बुद्धू के आगे कोई बच्चे नहीं थे तो उसकी जो जायदाद है वो फिर मुख्तलिफ लोगों के अंदर बच गई थी। और आज यहाँ पर मुख्तलिफ दीगर चीज़ें मौजूद है जैसे कि यूनिटी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी और हाउसिंग स्कीम्स हैं जैसे कि बेगमपुरा मुगलपुरा वगैरह के इलाके यहाँ पर मौजूद हैं उसकी जागीर के ऊपर। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी नज़र दूसरी रवायात के ऊपर डाल लें या दूसरे सोर्सेज के ऊपर डाल लें तो उससे हमें ये पता लगता है
कि एक और रवायत के मुताबिक इस जगह को आवे का नाम इस वजह से दिया गया, या आवा इस वजह से कहा गया कि यहाँ पर बहुत पुराने ज़माने के अंदर जो है वो एक बुद्ध मत का स्तूपा या स्तूप मौजूद था। अब स्तूपा जो है एक वो बुद्धिस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर होता है, और ज़्यादातर जो हिंदुस्तान के अंदर पुराने स्तूपास थे, आप अगर टैक्सला म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे वहाँ पर आपको मिलेगा। टैक्सला के अंदर वैसे भी मुख्तलिफ जो है वो मौजूद हैं स्तूपा। तो जो स्तूपा का मकसद ये है कि स्तूपा एक तरह की रिलीजियस इमारत है बुद्धिज़्म के मज़हब के अंदर, और जो ज़्यादातर स्तूपास जो हैं जो इस इलाके के अंदर तामीर करवाए गए थे वो तामीर करवाए गए थे रूलर अशोका, या जिसे अशोक भी कहा जाता है, उसके ज़माने में। अशोक इस खित्ते का एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर था, एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। तो ये मौर्य डायनेस्टी है, उस ज़माने के लोग थे। इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ जगह पे स्तूपा तामीर करवाए थे, और उसके बाद और भी कई अदवार के अंदर जब जब बुद्धिस्ट हुकूमतें रही हैं या जब जब बुद्धिस्ट लोगों का कंट्रोल रहा है इस इलाके में मुख्तलिफ जगहों के अंदर, तो उन्होंने स्तूपा तामीर करवाया। तो एक और रवायत के मुताबिक इस जगह के ऊपर जो है वो एक स्तूपा मौजूद था, या जिसे उर्दू में आप स्तूप भी कह सकते हैं, वो मौजूद था। और काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद जो है वो स्तूपा जो है वो गायब हो गया मुख्तलिफ मट्टी के अंदर या मुख्तलिफ और चीज़ों के अंदर। लेकिन यहाँ से लोगों को ईंटें मिलती थी, और लोग यहाँ से ईंटें निकाल निकाल के जो है वो लेते जाते थे, और इसी वजह से जो है इस जगह को एक आवे का नाम दिया गया कि यहाँ से ईंटें निकलती हैं। तो बजाय इसके कि यहाँ पर एक कोई भट्टा मौजूद था, कुछ रवायात के मुताबिक जो है यहाँ पर एक बहुत पुराना स्तूपा मौजूद था जिसके अंदर बहुत सारी ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। तो फिर जो है उन ईंटों को यहाँ से लोग निकालते रहे, तो यहाँ से उन्हें ईंटें मिलती रहीं, तो इस वजह से उन्होंने उसका नाम जो है वो आवा रख दिया। इस जगह को वो लोग आवा कहना शुरू हो गए। अब इस इमारत की ये कहानी कि इसकी जो इतनी बड़ी ईंटें हैं, जो इतना सारा इसका और यहाँ पे स्ट्रक्चर मौजूद था, वो कहाँ गया, तो वो भी आवे की ही कहानी में एक तरह से फिट बैठता है। और इस जगह का नाम जो है, जो इस जगह के ऊपर टैग लगा हुआ है कई सदियों से, उसी की कहानी आगे चलती रही। कहते हैं कि अंग्रेज़ दौर के अंदर जब अंग्रेज़ों ने मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बना रहे थे, तो उन्होंने ना सिर्फ इस इमारत को, जो इस इमारत के कॉम्प्लेक्स के अंदर जो दीगर इमारतें मौजूद थी, या इस इमारत को के बाकी हिस्से को न सिर्फ तोड़वाया था, बल्कि उसके अंदर से जो ईंटें निकली थी उसको इस्तेमाल किया गया था दीगर इमारत की कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो उस ज़माने के अंदर जो है एक रवायत के मुताबिक हज़रत मियाँ मीर के दरबार के पास एक छावनी बनवाई जा रही थी अंग्रेज़ों की, तो वहाँ पर भी इसकी बहुत सारी ईंटें इस्तेमाल की गई। तो यहाँ पर भी इस जगह से जो है वो ईंटें निकलवाई जाती रहीं। तो ये एक और कनेक्शन है इसका अपने उस टैग के साथ की जगह एक आवा है, और यहाँ से ईंटें मिलती हैं। तो भट्टा कहें आप इसको बहुत पुराना स्तूपा कहें, आप इसको एक ऐसी बिल्डिंग कहें कि जिसको अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल किया था इस चीज़ के लिए कि वो अपनी और इमारतें बना सकें और यहाँ से ईंटें निकाल के वो वहाँ लगा सकें। तो जितने भी आप अदवार के अंदर इससे मुतल्लिक कहानियाँ देख लें, वो इसी से मुंसलिक हैं कि इस जगह से ईंटें निकलती रही हैं। अब वो नई ईंटें थी या पुरानी ईंटें थी, इसका फ़ैसला या तो तारीख़दान कर सकते हैं या आप कर सकते हैं इस बात के ऊपर बेस करके कि कौन सी कहानी, कौन सा वर्जन हिस्ट्री का आपको ज़्यादा एक्यूरेट लगता है। अच्छा जी, अब अगर हम इस कहानी का एक और पहलू या एक और रिवायत जो है उसको थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस कर लें। जिस तरह कि हमने बिल्कुल शुरू में बताया था कि ये जो मकबरा है ये तामीर करवाया गया था नवाब नुसरत ख़ान की बीवी के मकबरे के तौर पे। तो अब हम उस कहानी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो नवाब नुसरत ख़ान या नवाब नुसरत जंग जो थे वो दौरे शाहजहानी के अंदर एक काफ़ी प्रोमिनेंट मुग़ल नोबल थे, यानी कि मुग़ल दरबार के अंदर उमरा जो मौजूद होते हैं उनमें से एक थे। तो उनकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस थी दौरे शाहजहानी के अंदर। तो जब उनकी जो वाइफ थी या जो उनकी अहलिया थी उनका इंतकाल होने लगा, तो उन्होंने उनके लिए यहाँ पर यह मकबरा तामीर करवाया। अब इस मकबरे का ताल्लुक बुद्धू के आवे से सिर्फ इतना था कि यहाँ पर बुद्धू का जो है वो आवा या यहाँ पर उसका भट्टा मौजूद था। लेकिन ये मकबरा जो है ये मुग़लों ने ही तामीर करवाया था, और ये तामीर करवाया गया था नवाब नुसरत ख़ान या नवाब नुसरत जंग की बेगम के लिए। और फिर जब उसके कई सालों के बाद जो है नवाब साहब का ख़ुद इंतकाल हुआ, तो उनके बेटे ने जो है उनको यहीं पर दफना दिया। और यहाँ पर आपको सेरेमोनियसली, अभी हम इस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे तो सेरेमोनियस कब्रें जो हैं वो दिखेंगी दो, और निशानी के तौर पे जो है वो दो कब्रें यहाँ पर बनाई गई हैं। तो ये इस तरह की कहानी यहाँ पर निकलती है। एक और रवायत के मुताबिक ऐसा भी है
कि क्योंकि ये समाध है और यहाँ पर बुद्धू की भी समाध मौजूद है और उसकी बीवी की समाध भी मौजूद है। तो ये भी एक रवायत है और इसकी वजह से आपको अंदर जो है वो दो कब्रें या दो निशानियाँ नज़र आएंगी। अब उसको आप कब्र समझ लें, मज़ार समझ लें या समाध समझ लें। अच्छा, अब उन नाज़रीन के लिए जिनको नहीं मालूम कि समाध लफ्ज़ का क्या मतलब होता है, मैं थोड़ा सा वो भी बताता चलूँ। मुख्तलिफ जो मज़ाहिब इस इलाके के अंदर जो पाए जाते हैं या जो इसी इलाके से जिन मज़ाहिब ने जन्म लिया है, जैसे कि हिंदू मत, जैन मत, बुद्ध मत या सिखिज़म भी, तो इन मज़ाहिब के मानने वाले जब कोई शख्स इंतकाल कर जाता है तो उस शख्स को जो है वो नज़र आतिश कर देते हैं, यानी कि उसको क्रीमेट कर देते हैं या फिर उसका संस्कार कर देते हैं। तो उसके अंदर ये होता है कि जो कुछ बाकियात होती हैं, जो कुछ एशेज़ होती हैं, जो राख के कुछ हिस्से होते हैं, जो इंसानी जिस्म के कुछ बच जाते हैं उस प्रोसेस के अंदर, तो उन बाकियात को जो है किसी महफूज मकाम के ऊपर जो है वो रख दिया जाता है और फिर उस जगह को समाध या समाधि कहा जाता है। तो सिख मज़हब के मानने वाले जो लोग हैं वो भी समाधियाँ बनवाते हैं, हिंदुज़म के मानने वाले भी बनवाते हैं, इस तरह जैन मत और बुद्ध मत के मानने वालों की भी समाधियाँ होती हैं। तो ये जो मकबरा है, यहाँ पर एक रवायत के मुताबिक जो है वो बुद्धू की और एक और रवायत के मुताबिक बुद्धू की बीवी की भी समाध मौजूद थी इस बिल्डिंग के अंदर। इसी तरह अगर आप लाहौर के अंदर देखेंगे तो सर गंगा राम की समाधि भी मौजूद है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ समाधियाँ मौजूद हैं, जिनमें से काफ़ी सारी जो है वो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की हामिल भी हैं और पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, लाहौर शहर के अंदर भी मौजूद है, दीगर शहरों के अंदर भी मौजूद है। तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं कि समाध क्या होती है और समाध के अंदर जो है वो किस तरह से किस मकाम के ऊपर वो बाकियात जो है वो रखी जाती हैं। अब इस मकबरे के अंदर जो है वो बुद्धू की समाध मौजूद है एक रवायत के मुताबिक। एक दूसरी रवायत के मुताबिक यहाँ पर नवाब नुसरत जंग या नवाब नुसरत खान की बेगम की और नवाब साहब की अपनी कब्र मौजूद है। और एक तीसरी रवायत जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था कि एक हज़रत मियाँ मीर का एक मुरीद था जिसका नाम था अब्दुल हक, उसकी कब्र यहाँ पे मौजूद है। उसकी कहानी का भी मैंने आपको थोड़ा सा शुरू में एक इंट्रोडक्शन दे दिया था कि वो तकरीबन वैसी ही कहानी है जैसी कि हमने बुद्धू के आवे से मुतल्लिक कहानी सुनी थी कि यानी उसको किसी शख्स ने बद्दुआ दी थी। तो अब्दुल हक जो था एक मलंग किस्म का आदमी था और वो यहाँ से गुजर रहा था, तो उसने एक रात को बुद्धू से दरख्वास्त की कि वो उसको अपने भट्टे में बैठने दे, अपने आवे में बैठने दे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी बाहर। लेकिन बुद्धू ने इस बात से इनकार कर दिया था और उसके बाद जो है वो अब्दुल हक ने उसको बद्दुआ दी थी और फिर इस बद्दुआ का अजाला करने के लिए उसने अब्दुल हक के मर जाने के बाद जो है उसका मकबरा यहाँ पे तामीर करवाया था। तो एक तीसरी रवायत इसके साथ ये भी मुंसलिक है। लेकिन अभी करंटली जो है ये इमारत जो है वो ज़ेरे कंट्रोल है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की, जिसकी बेसिक वजह ये है कि इसको एक मुसलमान मकबरा जो है वो तस्वर किया जाता है। और इसके अंदर जो एक और बात जो इसके अंदर ऐड करती है वो कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस है जो मुख्तलिफ किताबों के अंदर हमें मिलते हैं। जैसे कि कुछ मारूफ तारीखदान है, जैसे कि एक खान बहादुर सैयद लतीफ़ साहब जो कि बहुत मशहूर राइटर हैं लाहौर की हिस्ट्री को लेके, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा था कि यहाँ पर कब्रें मौजूद थीं और उन कब्रों को जो है बाद के अंदर जो है वो तोड़वा दिया गया था और फिर यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट हो गई थी यहाँ पे जगह। और अब उसके बाद जो है सेरेमोनियसली उस रवायत के मुताबिक जो है यहाँ पर ये अलामाती कब्रें जो है वो बनाई गई हैं। तो बेसिकली कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज को कंसल्ट करते हुए जो है ये इमारत अभी करंटली जो है वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के कंट्रोल में है। लेकिन अगर कल को जो है वो कोई और रेफरेंसेस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली सामने आते हैं तो हो सकता है कि इस इमारत का कंट्रोल भी चेंज हो जाए। लेकिन कुछ भी हो, ये चाहे मकबरा बुद्धू का हो ना हो, यहाँ पर जो आवा मौजूद था या जो भट्टा मौजूद था उसकी निस्बत जो है वो बहरहाल बुद्धू के साथ ही जाके मिलती है। इसीलिए इस जगह का जो है वो कलेक्टिवली जो है नाम जो है वो बुद्धू के आवे का ही दिया जाता है, चाहे मकबरा या समाध यहाँ पर बुद्धू की हो या किसी और। अच्छा जी, इस पॉइंट के ऊपर जो है अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर को थोड़ा सा
यहाँ पर खड़े होकर पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी जनरल स्कीम बता देता हूँ उस इमारत की जो कि बाकी रह गई है आज की तारीख में। तो अगर हम देखें तो ये एक तरह से स्क्वायर प्लेटफॉर्म है ज़मीन के ऊपर, और इसके ऊपर जो है वो चारों तरफ से जो है दीवार को ऊपर उठाया गया है, और उसके बीच में जो है एक बहुत ऊंचा गुंबद जो है वो तामीर करवाया गया है। ये जो गुंबद है ये दौरे शाहजहानी का एक तरह से ट्रेडमार्क है, और बहुत सारे मकबरे जो उस ज़माने के अंदर तामीर करवाए गए थे उनके अंदर इस किस्म का गुंबद जो है वो ऊपर मौजूद है। इस गुंबद की स्कीम ये होती है कि ये बिल्कुल अंदर से जो है वो ऊपर तक यूँ सीधा जाता है गोलाई के अंदर ही, और फिर ऊपर जाके इसको बंद किया जाता है, थोड़ा ऊपर जाके, जिस तरह के आप देख सकते हैं कि पहले जो है ये बिल्कुल यूँ सीधा ऊपर उठ रहा है सर्कल की शेप में, और फिर ऊपर जाके जो है इसको गोलाई दी जाती है। तो इस तरह का गुंबद जो है वो दाई अंगा के मकबरे में मौजूद है। इस तरह का गुंबद जो है वो अली मर्दान खान के मकबरे के अंदर भी मौजूद है, और इसी तरह दीगर भी कुछ मकबरे हैं जिनके अंदर इस किस्म का गुंबद जो है वो इस्तेमाल किया गया है। अब अगर आप इसके बिल्कुल ऊपर देखेंगे तो आपको कुछ काम नज़र आएगा जो कि ओरिजिनल काम है, जो मुख्तलिफ किस्म की टाइल्स से जो मोज़ैक वर्क किया गया है वो अभी तक सर्वाइविंग है। उसके अंदर मुख्तलिफ फ्लोरल डिज़ाइन हैं वो बाकी हैं। अगर आप वो नीचे वाली पट्टी के ऊपर देखेंगे उसके ऊपर जो है वो कुछ और डिज़ाइन हैं, और उसके ऊपर बिल्कुल ऊपर जो गुंबद की गोलाई है उसके ऊपर जो है वो टाइल्स के ज़रिए से जो है वो मुख्तलिफ ज्योमेट्रिक शेप्स बनाए गए हैं, जिसमें से ज़्यादातर जो है वो अब उड़ चुके हैं या गिर चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, लेकिन कुछ उनमें से अभी भी बाकी हैं। अब जो नीचे वाला हिस्सा जो है गुंबद का, इसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली या तो मोज़ैक वर्क हुआ होगा या फ्रेस्को वर्क हुआ होगा। फ्रेस्को वर्क जो होता है वो पेंटिंग्स के ज़रिए से किया जाता है, और मोज़ैक वर्क जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे टाइल्स वगैरह के साथ या पत्थरों के साथ किया जाता है। तो इसी तरह की जो है वो स्कीम रही होगी इसके गुंबद के ऊपर। तो आइए ज़रा थोड़ी सी बाकी इमारत के बारे में भी बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको 3 आर्चेस नज़र आएंगी, 1 2 3, और इसी तरह जो है इसकी चारों साइड के ऊपर इसी तरह की स्कीम जो है वो कवर की गई है। अब इसमें से जो बाकी आर्चेज हैं वो तो बंद कर दी गई हैं, लेकिन ओरिजिनली ये भी खुली ही होंगी, और एक तरह से जिस तरह से जो 12 दरी का कॉन्सेप्ट होता है कि जी तीन ओपनिंग्स होती हैं चारों साइडों के ऊपर, तो उस तरह की ओपनिंग यहाँ पे भी दी गई होगी। और अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो ट्रेडमार्क किस्म का जो मुगल आर्चेस के अंदर काम होता है वही यहाँ पर भी किया गया है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि अंदर मुख्तलिफ जो है वो पैटर्न्स ज्योमेट्रिक बनाए गए थे, इनके ऊपर पेंट का काम भी हुआ होता है अक्सर, लेकिन अब बहुत सारा जो है यहाँ से वो गिर चुका है, और ये जो पैटर्न है ये भी गायब हो चुका है काफ़ी हद तक। तो बहुत कम ही जो है वो सर्वाइविंग है अब, मोस्टली जो है वो यहाँ से अब गायब हो चुका है। मुख्तलिफ ज़मानों के अंदर वो ख़राब होता रहा, उसकी मरम्मतें नहीं करवाई गई, और आज सिर्फ इतना ही हिस्सा बाकी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो प्लस्तर है या जो ये बाइंडिंग मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है ये ट्रेडमार्क मुगलिया दौर का ही है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म का मटेरियल यूज़ किया जाता था। इसके अंदर दालें इस्तेमाल की जाती थी, इसके अंदर चूना इस्तेमाल किया जाता था, छोटा कंकर इस्तेमाल किया जाता था, और मिट्टी इस्तेमाल की जाती थी, और इसी के ज़रिए से जो है वो ज़्यादातर मुग़ल जो इमारत हैं वो इसी बाइंडिंग मटेरियल को इस्तेमाल करते करते बनाई गई हैं। अब इसी तरह अगर आप इन साइड वाली आर्चेस के अंदर देखें तो ये आपको अंदर ये वाला डिज़ाइन नज़र आएगा। अब जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि ये वाली जो आर्चेस हैं ये खुली नहीं होंगी, और ये जो इसके ऊपर प्लस्तर इन्होंने किया ये एक बाद के ज़माने में किया गया लग रहा है। हालांकि बिल्कुल इसी तरह का जो है वो प्लस्तर किया जाता था मुगलिया दौर के अंदर, लेकिन हो सकता है कि ये बाद में उसी स्कीम को यूज़ करते हुए जो है रेप्लिकेट किया गया, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मकबरे के अंदर जो है वो ये आर्च बना के इसको बंद किया जाता होगा। लेकिन इसकी और एक एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकती है कि जिस तरह आप देख सकते हैं, हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर दीवारें बाहर की तरफ तो निकलती हैं, तो अगर पुराने ज़माने के अंदर ये चेंबर के आगे, इस चेंबर के आगे एक और चेंबर था या कोई और बरामदा वगैरह मौजूद था, तो हो सकता है कि अंदर वाले चेंबर के अंदर ये आर्चेस जो है वो सिर्फ डिज़ाइन के तौर पे बनाई गई हों, और जो है वो ओरिजिनल तौर पे ही इसको बंद कर दिया गया। लेकिन क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि इस मकबरे के बारे में ना इसकी तारीख के बारे में ज़्यादा कुछ जानते हैं, ना इसके आर्किटेक्चर के बारे में ज़्यादा कुछ जानते हैं, लेकिन अगर हम कुछ और जो रवायात हैं तारीख में, जैसे कि कन्हैया लाल या सैयद मोहम्मद लतीफ़ की अगर हम बातों को देख लें तो उनके मुताबिक जो है यहाँ पर एक आप समझ लें एक पूरा का पूरा जो है वो
आगे एक फसाड था या एक पूरी की पूरी एक वो जिससे आप कहते हैं कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मौजूद था आगे की तरफ, जिसके अंदर मजीद आर्चेस मौजूद थी। और एक और रवायत के मुताबिक जो है, एक और हिस्टोरिकल अकाउंट के मुताबिक ये डबल स्टोरी बिल्डिंग थी, तो जो इसके आगे मौजूद थी और उसके बीच में ये बिल्डिंग मौजूद थी। तो अब वो इसका बेशतर हिस्सा तो आज के दौर में मौजूद नहीं है, तो हम सिर्फ कयास ही कर सकते हैं कि क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से आज ये इस किस्म का दिखता है, और क्या जो इसके ऊपर प्लस्तर या जो इसके ऊपर बाइंडिंग मटेरियल यूज़ किया गया वो ओरिजिनल है या वो रेप्लिकेट किया गया है बाद के अंदर किसी ज़माने में। तो जिस तरह के हमने आपको वहाँ पर बताया था कि जो आर्किटेक्चरल इसकी स्कीम है उसमें 3-3 आर्चेज एक साइड पे हैं, जो बीच वाली आर्च है उसके अंदर जो है वो इस तरह से दरवाज़ा है और इसके ऊपर जो है वो डेकोरेशन की गई है इस तरह से, और जो साइड वाली 2 आर्चेज हैं वो छोटी हैं। अब हम आपको इसके अंदर भी लेके चलते हैं ताकि आपको इसकी स्कीम थोड़ी सी हम अंदर से भी दिखा सकें। तो आइए एक दफ़ा अंदर का भी जायज़ा ले लेते हैं। अच्छा जी, तो अगर हम अब इस मकबरे के अंदर से इसका जो है वो आर्किटेक्चर देख लें तो एक दफ़ा जो है हम इसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि नीचे 2 कब्रें मौजूद हैं, इसके ऊपर हम थोड़ी बाद में बात करते हैं। लेकिन अब अगर हम इसके इर्द-गिर्द एक नज़र दौड़ाएं तो ऊपर जो है वो वही गुंबद का जो है ट्रेडिशनल स्टाइल अक्सर मुग़ल बिल्डिंग्स के अंदर ये होता है, वही यहाँ पर भी फॉलो किया गया है और उसके अंदर जो है वो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बनाए गए हैं। इनके ऊपर पेंट भी होता है लेकिन वो पेंट अब जो है वो गायब हो चुका है। इसी तरह चारों कोनों के ऊपर जो है वो इस तरह की जो है नीश्ड आर्क्स हैं जिनके अंदर भी उसी किस्म का काम जो है वो किया गया। अब जो है यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ नीशेस छोड़े गए हैं। अब ये नीशेस जो हैं वो आमतौर पे इनके अंदर जो है वो पेंट वर्क हुआ होता था, मुख्तलिफ़ किस्म की आर्ट वर्क हुई होती थी मुग़ल मकबरों के अंदर, ये अक्सर मुग़ल मकबरों के अंदर मौजूद होता है। और ये जो नीशेस हैं ये उन छोटी आर्चेस के अंदर वाली साइड पे मौजूद है जिनके बारे में हम ये क़यास कर रहे थे कि हो सकता है कि ये बाद में बनवाई गई हों, क्योंकि मोस्टली जो है वो ये जगह ओपन रखी जाती थी अगर बारादरी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा रहा था। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी हमने ये भी डिस्कस की थी कि हो सकता है ये सेरेमोनियस और डेकोरेटिव आर्ट्स हों, क्योंकि ये एक अंदर वाली साइड का चेंबर था ना कि बाहर वाली साइड का। तो ये वाली जो नीशेस हैं अंदर, ये इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये बाहर वाली जो आर्चेस हैं, इनके बाहर जो आर्चेस मौजूद है वो डेकोरेटिव ही थी और हो सकता है कि जो बारादरी का कॉन्सेप्ट है वो बाहर वाली साइड पर फॉलो किया गया हो, लेकिन अंदर वाली साइड पे उन आर्चेस को सिर्फ डेकोरेशन के लिए बनाया गया था। अच्छा जी, अब अगर हम बात कर लें इन आर्चेस के बाद, इन नीशेस के बाद और इनके बाहर जो मौजूद आर्चेस है उसके बाद इसके एंट्रेंसेस की, तो इस मकबरे के अंदर जो है वो 4 एंट्रेंसेस हैं, 3 जिनमें से आज भी खुली हुई हैं जबकि चौथी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो बंद कर दी गई है। अब अगर हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ पर बहुत सारा वो प्लस्तर जो है वो या जो बाइंडिंग मटीरियल है वो आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि जिसके बारे में हमने बाहर डिस्कस किया है। तो यहाँ से यही लग रहा है कि ये दीवारें जो हैं ये ओरिजिनल ही हैं, इनके ऊपर रेस्टोरेशन का काम जो है वो नहीं किया गया। तो ये जो यहाँ पर आपको एक्सपोज हुआ हुआ नज़र आ रहा है ये वही मुग़ल प्लस्तर है। एक बस आपसे गुजारिश ये है कि जब आप यहाँ पर आएँ तो आप इसको हाथ मत लगाइएगा क्योंकि हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो आप इसको हाथ लगाएं तो इसमें से कुछ कंकर जो है वो निकल कर बाहर गिरता है, तो उससे ज़रा इस इमारत को नुकसान पहुँच सकता है। तो उस चीज़ से जो है वो थोड़ा सा आप गुरेज करें। और अगर आप एक और फीचर इसका देखना चाहें तो वो ऊपर वाली साइड पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रोशनी और हवा के आने के लिए जो है ये ओपनिंग्स बनाई गई हैं। अब ये ओपनिंग्स जो हैं ये बनी इसी तरह एंगल पे हुई हैं कि यहाँ पर जो रोशनी है वो इसके अंदर आए चारों तरफ से, चाहे दिन का जो भी टाइम हो। अब हम मुख्तलिफ मुग़ल मकबरों के अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ हुई होती है और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया होता है, लेकिन आम तौर पे ये जो इस किस्म की चीज़ होती है ये अंदर वाले चेम्बर के लिए होती है। तो इससे भी इस चीज़ का हमें अंदाज़ा होता है कि बाहर इसके कोई चीज़ मौजूद थी, वरना रोशनी तो यहाँ से भी आ जा ही रही है जो इसके दरवाजे बनाए गए हैं। तो ज़रूर इसके ऊपर जो है वो ओरिजिनली इसके बाहर कोई स्ट्रक्चर मौजूद था जिसके अंदर से रोशनी लाने के लिए ये जो है सुराख यहाँ पर बनवाए गए थे। अब अगर हम यहाँ पे देख लें नीचे 2 कब्रें मौजूद हैं। अब इन 2 कब्रों की जो कहानी है वो मैं आपको पहले भी थोड़ी सी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये ओरिजिनल कब्रें नहीं हैं, ये सेरेमोनियस हैं। अब हो सकता है यहाँ पर कब्र मौजूद हो या हो सकता है यहाँ पर समाध मौजूद हो इस बिल्डिंग के अंदर, लेकिन जो भी हो ये ओरिजिनल अब नहीं है और ये
सेरेमोनियसली बाद में बनाई गई हैं। अब मुगल दौर की जो कब्रें होती थी मोस्टली, उनके ऊपर एक सीनोटाफ बनवाया गया होता था। अब सीनोटाफ एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि ऊपर उठाया जाता है इस तरह से, और फिर उसके ऊपर कब्रें बनाई जाती हैं। तो वो तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे कि हमने हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को डिस्कस किया पहले, उनके मुताबिक वो सीनोटाफ्स यहाँ पर पहले ही तोड़वा दिए गए थे मुगलिया दौर के बाद। अंग्रेज़ दौर में, या जो उससे पहले भी सिख दौर भी था, उसके अंदर मुख्तलिफ लोगों ने उसको तोड़ दिया और फिर यहाँ पर फ्लैट जो है वो बिल्कुल यहाँ पर रह गई जगह। अब उसके अंदर जो है वो एक और तारीख का पहलू ये भी आता है कि महाराजा रंजीत सिंह के एक फ्रेंच जनरल हुआ करते थे जिनका नाम पाउलो था। तो एक रवायत के मुताबिक उनकी रिहाइश गाह या उनका स्टे भी यहाँ पे रहा है एक ज़माने में। तो उन्होंने इस जगह को अच्छा मतलब अपने यूज़ में लाने के लिए इस इमारत को उन्होंने यहाँ पर जो है वो जो कब्रें मौजूद थी या जो भी कोई बाक़ियात मौजूद थी उनको साफ़ करवा दिया, और फिर इस इलाके के अंदर जो भी है, इस बिल्डिंग के अंदर और इसका जो भी पूरा कॉम्प्लेक्स मौजूद था उसके अंदर उन्होंने अपनी रिहाइश रखी। और जैसा कि आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि अगर कोई जनरल है तो वो इतनी सी जगह के अंदर तो नहीं रहेगा। इस बात का कभी गुमान है कि इसके इर्द गिर्द बहुत सी और इमारत थी, गुरुद्वारा यहाँ पर मौजूद था, तो जिसकी वजह से यहाँ पर उसने अपनी रिहाइश रखी थी। लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ ये सेरेमोनियल कुछ कब्रें ही बाकी हैं। तो जी ये था मकबरा बुद्धू का आवा, और इससे मुतल्लिक मुख्तलिफ कहानियाँ हमने आपके साथ शेयर की। अब आप ये डिसीजन खुद लें या अपनी रिसर्च खुद करें कि आपके दिल को कौन सा वर्जन जो है हिस्ट्री का वो ज़्यादा बेहतर लगता है और ज़्यादा एक्यूरेट लगता है। लेकिन ये मकबरा जो है काफ़ी मखदूश हालत के अंदर है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्टोरेशन वर्क की ज़रूरत है। अभी हाल ही में यहाँ पर कुछ प्रिजर्वेशन वर्क किया गया है कि जिसकी वजह से मज़ीद होने वाले डैमेज को रोका जा सके, लेकिन इसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव काम होने की ज़रूरत है। ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इमारत है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। एक तो ये कि एक सिख इंसान से मुंसलिक इमारत है जो कि मुगलिया दौर के अंदर पाई जाती है, क्योंकि मुगलिया दौर के अंदर हम अक्सर देखते हैं कि सिखों और मुग़ल हुक्मरानों के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं वो कई दफ़ा काफ़ी टेंस भी रहे हैं। तो एक तरह से ये जो इमारत है ये उस हारमनी की एक मिसाल है जिसके साथ जो है मुगलिया दौर में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग जो है वो रह रहे थे। तो इस वजह से भी इसकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसके साथ बहुत सारी रिवायात एसोसिएटेड है। तो सिर्फ एक बुद्धू की कहानी इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, इसके साथ जो कहानी एसोसिएट की जा रही है वो कई हज़ार साल भी पहले जाती है। जैसे कि हमने बुद्धिस्ट स्तूपा के केस के अंदर देखा कि अगर वो कहानी सच्ची है तो फिर तो इस बिल्डिंग की कहानी हज़ारों साल पुरानी है। लेकिन अगर उसके अलावा भी हम बाकी कहानियों को भी देखें तो वो नहायत इंटरेस्टिंग है। जो यहाँ का फोक लोर है उसके अंदर जो है वो पूरी तरह से कवर्ड है और हिस्टोरिकली भी जो है ऐसे कैरेक्टर्स के साथ मुंसलिक है जो कि रियल लाइफ कैरेक्टर्स है। तो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग अमलगमेशन है यहाँ पर मुख्तलिफ तारीख़ों का, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ का, मुख्तलिफ वर्जन्स ऑफ हिस्ट्रीज़ का और मुख्तलिफ हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स का। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इमारत है और इसको जो है महफूज करना चाहिए और अगर कोशिश की जानी चाहिए कि एक साइड पर इसके एटलीस्ट जो है इसके पुराना जो फ्रेम्स मौजूद थे इसके बाहर या जो बाहर वाले स्ट्रक्चर थे उनको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। आज की तारीख में ये इमारत है ये महकमा आर्कियोलॉजी पंजाब के ज़ेरे कंट्रोल है और इसके इर्द गिर्द जो छोटा सा ग्राउंड है ये PHA के अंदर है, जो कि जितने भी ग्राउंड्स हैं लाहौर के अंदर वो उनके अंदर आते हैं। तो ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है आज के दौर में। तो मैं जितने भी इदारे जो इसके साथ इन्वॉल्व हैं या इवन ETP भी अगर एक्सटेंशन में इसके साथ इन्वॉल्व होता है तो इन तमाम गवर्नमेंट इदारों से ये अपील है और उसके ऊपर जो है हुकाम बाला जो हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनसे भी इस चीज़ की अपील है कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसके साथ जितनी भी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं वो आज तक ये छोटी सी इमारत उनको अपने अंदर महफूज किए हुए है। तो इससे पहले कि ये छोटी सी इमारत भी इस दफ़ा हस्ती से गायब हो जाए खुदारा इसको बचाने के लिए कुछ कीजिए और इसकी जो तारीख़ है वो लोगों तक पहुँचाइए। अब जैसे कि हमारे पीछे जो GT रोड है इसके ऊपर एक पूरी ऑरेंज लाइन जा रही है, तो यहाँ पर जो आस पास के जो स्टेशन हैं
उनके ऊपर जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशनल कंटेंट दिया जाना चाहिए, ताकि जो मुख्तलिफ टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे आ सकें। इसके अलावा इसी सड़क के ऊपर बहुत सारी और साइट्स, इसी इलाके में बहुत सारी और साइट्स मौजूद हैं। हमारे बिल्कुल सामने उस तरफ जो है वो दाई अंगा का मकबरा मौजूद है, जो कि हमने शुरू वाली एपिसोड के अंदर कवर किया था। इसके अलावा मुगलपुरा का इलाका है, जहाँ हम अपनी पिछली कुछ एपिसोड्स के अंदर गए थे। तो एक बहुत हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट इलाका है, और ये जो है उसका एक बहुत अहम लिंक है, बहुत अहम कड़ी है ये इमारत इसकी। तो उम्मीद करते हैं कि इस इमारत की प्रिजर्वेशन और रेस्टोरेशन के लिए मज़ीद काम किया जाएगा। और हमारे नाज़रीन से ये दरख्वास्त है कि आप यहाँ पर आएँ, जी खोल कर आएँ, लेकिन जब भी यहाँ पर आएँ, यहाँ पर इस इमारत को नुकसान ना पहुँचाएँ, यहाँ पर वॉल चॉकिंग ना करें, और जितना भी वो पुराना प्लस्तर या कोई और चीज़ है उनको ख़राब मत करें। यहाँ पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगली बार हम हाज़िर होंगे किसी और इमारत के साथ और उस इमारत से मुंसलिक किसी शख्सियत की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए, और खुदा निगहबान।